वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन टाइप मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है पेरुम्बुम पेरुंगुबोबुम। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में जीवा नाम के एक मिडिल एज बंदे को दिखाया जाता है, जो फिलहाल एक ट्रेन में ट्रैवल करते रहता है। दिखने में तो ये बहुत ही मासूम दिखता है, लेकिन उसी रात ये जीवा ट्रेन में एक बंदे को टुकड़े टुकड़े करके मार देता है। कुछ टुकड़े ट्रेन में डाल देता है, कुछ टुकड़े ट्रैक पर। सुबह होने के बाद ये जीवा वापस अपने हॉस्पिटल पर आ जाता है, मतलब एक हॉस्पिटल में काम करते रहता है। उसके बाद जीवा हॉस्पिटल की कैंटीन में आकर वहाँ के एक बंदे से हॉस्पिटल के डीन के बारे में बातचीत करते रहता है। मतलब इस हॉस्पिटल का डीन हॉस्पिटल में कुछ कांडवान कर रहा है, इलीगल काम। हायर ऑफिसर्स को मेल कर चुका होता है। तभी जीवा की बातें एक मीडिया वाला सुनकर वो अपने न्यूज़पेपर में छपवा देता है, जिसकी वजह से ये खबर वायरल हो जाती है। दूसरे सीन में मुत्तू पांडे नाम के एक हेल्थ मिनिस्टर को दिखाया जाता है। एक्चुअली ये मुत्तू पांडे पहले किसी गांव में काउंसलर की तरह काम करके धीरे धीरे ग्रो होते हुए मिनिस्टर बन गया। इस मुत्तू पांडे को बहुत ही कैस्ट फीलिंग होती है। जब मीडिया वाले उसी हॉस्पिटल के स्कैम के बारे में कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं, तो मुत्तू पांडे मीडिया वालों को कुछ भी जवाब भी नहीं देता। दूसरी तरफ उस हॉस्पिटल का डीन जीवा को बुलाकर डांटने लगता है कि तुम्हारी फिजूल बातों की वजह से हॉस्पिटल का और मेरा नाम खराब हो रहा है। जीवा कहने लगता है कि सर मैंने तो इसके बारे में बात नहीं किया था, पता नहीं मीडिया वाले क्या क्या छापते रहते हैं। लेकिन फिर भी वो डीन जीवा को वार्न करके वहाँ से भेज देता है। दूसरी तरफ उस मिनिस्टर मुत्तू पांडे के पास रत्नवेल नाम का एक बंदा आता है। ये रत्नवेल मुत्तू पांडे का एक राइट हैंड जैसा होता है। थोड़ी देर यहाँ पर शक्तिवेल नाम का एक बंदा भी आता है। ये शक्तिवेल अपने कैस्ट का बड़ा होता है। उसी तरह मुत्तू पांडे, रत्नवेल, शक्तिवेल ये तीनों एक ही कैस्ट के होते हैं। तीनों को कैस्ट फीलिंग पीक पर होती है। तभी टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि हॉस्पिटल में छोटे बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर कर क्या रहे हैं। इस तरह से मीडिया वाले हेल्थ मिनिस्टर पर सवाल उठाने लगते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद वो मुत्तू पांडे उस हॉस्पिटल के डीन को अपने पास बुलाता है। पूछने लगता है कि हॉस्पिटल में बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो। मीडिया वाले मेरी लंका लगा रहे हैं। वो डीन कहने लगता है कि सर हॉस्पिटल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ जीवा नाम के एक बंदे का है। मुत्तू पांडे कहने लगता है ठीक है, मैं पुलिस वालों को उसके पास भेजकर अरेस्ट करवाऊंगा। इस तरह से वो मुत्तू पांडे लेडी एसपी को उस जीवा के बारे में बताने पर वो लेडी एसपी डीएसपी को अपने पास बुलाती है। कहने लगती है कि तुम जीवा को अरेस्ट करो। तो वो डीएसपी उसी तरह से हॉस्पिटल पर जाकर उस जीवा को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाने के बजाय एक छोटे से लॉज पर लाकर सवाल पे सवाल पूछने लगते हैं। जीवा उस डीएसपी को कुछ शॉकिंग सच्चाइयां बताने लगता है। वो सच्चाइयां सुनकर डीएसपी शॉक में रह जाता है। जीवा ने क्या कहा ये हमको बाद में पता चलेगा। बाद में वो डीएसपी एसपी के पास जाकर जो जीवा ने कहा वो सारी बात बताने लगता है। एसपी उस डीएसपी से कहने लगती है कि अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो काफी सारे बड़े बड़े लोग प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। हमें इस केस को बहुत ही केयरफुली डील करना होगा। फटाफट से तुम जीवा को लेकर मजिस्ट्रेट के पास जाकर रिमांड के लिए अप्लाई कर दो। किसी को भी जीवा के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। तो उसी रात वो डीएसपी जीवा को लेकर जज के पास जाकर 15 दिन की रिमांड ले लेता है। उसके बाद डीएसपी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, ये पता करने के लिए कि जीवा ने जो कहा वो सच था या झूठ। इस तरह से उसी वक्त ये डीएसपी जीवा के गांव पर जाता है। आसपास के लोगों से पूछकर फाइनली जीवा के घर के बारे में फाइंड आउट करके उसके घर पर जाता है। तो घर में जीवा की माँ होती है। वो डीएसपी जीवा की माँ से जीवा के बारे में कुछ सवाल पूछते रहता है, लेकिन जीवा की माँ अपने मुंह से एक भी बात ही नहीं निकालती, बस इन पुलिस वालों को इग्नोर करती रहती है। उसी वक्त जीवा के घर के पास पुलिस वाले देखकर कुछ गांव वाले जीवा के घर के पास आकर उस डीएसपी से पूछने लगते हैं कि सर आप यहाँ पर कैसे आए। जीवा जब से घर से बाहर चला गया, जीवा की माँ बात करना ही बंद कर दिया। डीएसपी एक बंदे से जीवा के बारे में पूछने पर उस बंदे से इस डीएसपी को जीवा के बारे में कुछ बातें पता चलती है। बहुत सालों पहले वेनेला नाम की एक लड़की अपने से कम जाति लड़के से प्यार कर बैठी। इन दोनों के बारे में जीवा ऑलरेडी जानता होता है। इन दोनों को गाँव से और घर से भगाने में जीवा मदद करने लगता है। लेकिन उसी रात उस गांव के कुछ लोग इन दोनों को एक साथ देखकर सुबह होते ही पंचायत बिठाने लगते हैं। फिलहाल जो हेल्थ मिनिस्टर मुत्तू पांडे होता है ना, यही मुत्तू पांडे उस गांव का बड़ा होता है। मुत्तू पांडे, रत्नवेल और शक्तिवेल ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले होते हैं। रत्नवेल कहने लगता है कि इन दोनों ने हमारे गाँव के उसूलों के खिलाफ कांड किया, अगर इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दे तो गांव के बाकी लोग भी ऐसे ही करेंगे। कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी, तभी बाकी लोगों को भी अकल आएगी। इस तरह से उस वेनेला के कार में कुछ लिक्विड डालकर इसको पागल कर देते हैं। वेनेला की आंखों के सामने ही उसके बीएफ के ऊपर पेट्रोल डालकर
जिंदा जला देते हैं। बाकी गांव वालों को भी वार्न करने लगते हैं, अगर किसी ने भी नीची जाति लोगों से प्यार करने की कोशिश की तो तुम लोगों का भी ऐसा ही हाल होगा। अब उसी पंचायत में जीवा उसकी माँ भी होती है। जीवा की माँ फटाफट से जीवा को लेकर यहाँ से चली जाती है। अगर इन लोगों को ये बात पता चलेगी कि जीवा ने इन दोनों की मदद की तो इसको भी मार देंगे। इस तरह से जीवा की माँ जीवा की आगे की पढ़ाई करवाने के लिए केरला भेज देती है। इस तरह से वो डीएसपी जीवा के बारे में जानकर उसके बारे में और जानने के लिए केरला जाता है। सो सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जीवा केरला आकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई करते हुए एक लॉज में पार्ट टाइम जॉब भी करता रहता है। उसी गाँव में सारा नाम की एक क्रिश्चियन लड़की को दिखाया जाता है। एक दिन ये सारा चर्च पर आकर फादर से मुलाकात करके अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है कि फादर, मेरी बड़ी बहन की तबीयत बहुत ही खराब है, मतलब खटिया के हवाले हो चुकी है, पता नहीं कब तक जिंदा रहेगी। मेरे जीजू मेरी दीदी का मरने का ही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरी दीदी मर जाएगी तो मेरे जीजू मुझसे शादी करना चाहता है, इसके लिए मेरी माँ भी सपोर्ट कर रही है। इस तरह से दुखी होने लगती है। चर्च का फादर कहने लगता है कि बेटा सारा, तुम दुखी मत हो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में कोई न कोई बंदा जरूर आएगा। खैर उसी शाम उस चर्च में कुछ फेस्टिवल वगैरह चलते रहता है। सो सारा भी उस फेस्टिवल में अटेंड होने के लिए चर्च के पास जाती है। जब सारा वहाँ से वापस अपने घर पर जाने वाली होती है तो तभी एक बड़ा सा बैनर सारा के ऊपर गिरने वाला होता है। जीवा फटाक से सारा की जान को बचा लेता है, मतलब जीवा वहाँ पर काम कर रहा होता है। उस वक्त सारा सांता क्लॉज का मास्क पहनी होती है, जिसकी वजह से जीवा सारा का चेहरा देख नहीं पाता। खैर दूसरे दिन जीवा का कॉलेज में पहला दिन होता है। उसी कॉलेज में ये सारा भी पढ़ती रहती है। जीवा को अपनी क्लास में देखकर इसे बात करने लगती है, थैंक यू बोलने लगती है। जीवा कहने लगता है, अच्छा कल शाम को मैंने तुमको ही बचाया था। इस तरह से बहुत ही कम समय में ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। खैर जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं, जीवा सारा उसके क्लासमेट्स बहुत ही एंजॉय करते हुए अपनी कॉलेज की लाइफ को गुजारते रहते हैं। अब कुछ दिनों के बाद एग्जाम होने वाले होते हैं, तो सारा एक दिन बहुत ही टेंशन में नजर आती है। जीवा सारा को देखकर रीजन पूछने लगता है कि एग्जाम्स को लेकर इतनी टेंशन क्यों हो। सारा कहने लगती है कि टेंशन एग्जाम्स का नहीं, हमारे घर वालों का है। इस तरह से अपनी घर की प्रॉब्लम जीवा को बताने लगती है। इसी प्रॉब्लम की वजह से ये ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर रही, मुझे डर है मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। जीवा कहने लगता है, अरे सारा डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। इस तरह से सारे एग्जाम्स में जीवा सारा की मदद करने लगता है। सारा के एग्जाम्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद सारा की बड़ी बहन मर जाती है। सारा का जीजा यही सोचने लगता है कि 2 महीनों के बाद सारा की पढ़ाई खत्म हो जाएगी, एग्जाम्स खत्म होते ही सारा से शादी करूंगा। सारा की माँ भी सारा से ही कहती रहती है कि तुम जल्द से जल्द अपनी जीजा से शादी कर लो तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। बेचारी सारा यही सोचने लगती है कि इस प्रॉब्लम से कैसे बचे। तभी उस फादर की बातें याद आने लगती है कि तुम्हारी जिंदगी में एक बंदा आएगा जो प्रॉब्लम से दूर करेगा। यही सोचकर सारा दूसरे दिन ही जीवा को किसी जगह पर बुलाकर प्रपोज करने लगती है। सारा का प्रपोजल सुनने के बाद जीवा तो शॉक में रह जाता है। और इसी तरह से जीवा के गांव में बहुत बड़ा कांड हुआ ना कि अगर दूसरी जाति लड़की से शादी करेगा तो गांव वाले मार देंगे। अब सारा तो दूसरी मजहब की लड़की है। इस तरह से सारा को नो कह देता है। सारा बेचारी दुखी होकर चली जाती है। फाइनली जब सारा का लास्ट एग्जाम खत्म होता है तो सारा का जीजा कॉलेज पर आकर इसे पिक करके ले जाने लगता है। सारा की फ्रेंड जीवा से कहने लगती है कि कल से सारा की जिंदगी ही बदल जाएगी, पता नहीं बेचारी सारा कैसे संभालेगी। उसके बाद जीवा भी ठान लेता है जो हुआ सो हुआ, इसके जात का देख लेंगे। इस तरह से उसी रात सारा को फोन करके घर से भागने के लिए कहता है। तो सारा भी बहुत खुश होकर अपने कपड़े शपड़े पैक करके ये दोनों उस गांव से भागने लगते हैं। रास्ते के दरमियान में ही जीवा सारा के गले में मंगलसूत्र पहना देता है। अगर ये दोनों उसी गांव में रहेंगे तो सारा का जीजा जरूर सारा को फाइंड आउट कर लेगा। जीवा सारा को लेकर अपने गांव पर आ जाता है। जीवा का ये कारनामा देखकर जीवा की माँ और उसी तरह से गांव वाले शॉक में रह जाते हैं। जीवा से बात ही नहीं करती। जीवा सारा से कहने लगता है कि पहला दिन है ना, कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीवा की माँ हर रोज जीवा को डांटती रहती है कि तुमने एक कम जाति लड़की से शादी करके घर लेकर आ गए। इस तरह से सारा के हाथ से पानी भी नहीं पीती। उसके बाद जीवा चेन्नई जाकर जॉब करते रहता है, बस वीकेंड में घर पर आता जाता। कुछ दिनों के बाद एक दिन जब सारा कहीं पर जा रही होती है तो उसी रास्ते से वो रत्नवेल गुजरते हुए सारा को रुकाकर इसके बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारी तो नई नई शादी हुई ना, तुम्हारा गांव कौन सा है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ के हैं। एक्चुअली जीवा सारे गांव वालों को यही बताया था कि सारा का नाम मंजू है और एक हिंदू है। उसी वक्त वो जो पागल वेनेला है ना, रत्नवेल के पीछे आकर इसको पत्थरन से मारती रहती है। तो गुस्से में आकर ये रत्नवेल उस वेनेला को 2-4 छापड़ लगाकर वहाँ से भगा देता है। ये देखकर सारा डर के मारे वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सारा की फ्रेंड सारा को देखने के लिए इसके पास आती है।
मतलब अपना शादी का कार्ड देने के लिए। सारा तो बहुत खुश होने लगती है। जब सारा आसपास नहीं होती तो जीवा की माँ सारा की फ्रेंड से सारा के कैस्ट के बारे में पूछने लगती है कि सारा की कैस्ट क्या है। सारा की फ्रेंड कहने लगती है कि आंटी उसकी कैस्ट के बारे में तो नहीं पता, लेकिन सारा उसकी फैमिली वाले बहुत ही ऊंची कैस्ट के लोग हैं। इस तरह से थोड़ा कवर अप करने लगती है। अब यह सुनने के बाद जीवा की माँ सारा के ऊपर बहुत प्यार लुटाने लगती है। सोने की चैन गले में डालती है, कुछ ज्यादा काम नहीं करने देती, अपने रिश्तेदारों से मिलवाती है और कुछ दिन गुजरने के बाद सारा प्रेग्नेंट होती है। यह देखकर जीवा की माँ बहुत खुश होने लगती है कि घर में वारिस आने वाला है। बहुत ही अनमोल तरीके से सारा की केयरिंग करती रहती है। एक दिन सारा और जीवा की माँ बस ऐसे ही मार्केट जाते हैं। उसी जगह पर एक लॉरी ड्राइवर सारा को देख लेता है। इस लॉरी ड्राइवर को सारा के बारे में सब कुछ पता होता है। उसी रात सारा अपने घर के आंगन में बैठी होती है तो तभी पीछे से वो रत्नवेल सारा के पास आकर रस्सी से इसका गला घोटने लगता है। रत्नवेल का साथ देने के लिए जीवा की माँ भी सारा के पैर पकड़ने लगती है कि ये फटाफट से मर जाए। मतलब उस लॉरी ड्राइवर ने सारा के बारे में सब कुछ उस रत्नवेल को बता चुका होता है। खैर इसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जीवा जेल में अपनी सजा काट रहा होता है, मतलब रिमांड पर होता है। तभी जेल के बाहर से इसके कुछ फ्रेंड्स फुटबॉल में फोन रखकर इसको भेजने लगते हैं। मतलब जीवा ठान लेता है कि इसके साथ जो अन्याय किया उनसे ये बदला लेगा। सो ये जीवा पहले उस मिनिस्टर मुत्तु पांडे को फोन करके कहने लगता है कि तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा ही अगला वारिस है ना। सच बात यह है कि वो तुम्हारा असली बेटा नहीं है, वो एक कम कैस्ट के बंदे का बेटा है। मुत्तु पांडे इसकी बातों पर यकीन नहीं करता, फोन काट देता है। उसके बाद जीवा उस रत्नवेल और उसी तरह से शक्तिवेल को भी फोन करके यही बात कहने लगता है कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारे बेटे हैं वो तुम्हारे असली बेटे नहीं है, कम जाति वाले बंदे के बेटे हैं। इन तीनों को प्रूफ दिखाने के लिए इन तीनों को डीएनए रिपोर्ट्स भी सेंड करने लगता है। सो ये असलियत जानकर इन तीनों को होश ही उड़ जाते हैं कि इतने सालों से ये कम जाति वाला बंदा हमारे घर में पल रहा है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। उस रात जब सारा को रत्नवेल और जीवा की माँ मार रहे होते हैं तो सारा बहुत ही मुश्किल से उन दोनों को धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है। अब गांव में ऑलरेडी सारा की बात फैल चुकी होती है। मुत्तु पांडे और उसके आदमी भी सारा को चेस करने लगते हैं। बेचारी सारा उस वक्त प्रेग्नेंट होती है, बहुत ही मुश्किल से उन लोगों से बचती रहती है। फाइनली जब किसी जगह पर जाकर छुप जाती है तो सारे लोग उस एरिया को आग लगा देते हैं। मतलब सारा के सराउंडिंग में आग ही आग होती है। ऐसे ही हालात में बेचारी सारा एक मरे हुए बच्चे को जन्म देकर ये भी उस आग में मर जाती है। अब इन तीनों की वजह से ही जीवा की वाइफ सारा मर गई ना। उनसे बदला लेने के लिए इन तीनों के बच्चों को एक्सचेंज कर दिया था हॉस्पिटल में जॉब करते हुए। अब ये तीनों डिसाइड कर लेते हैं कि जब जीवा कोर्ट पर जाएगा उसी वक्त उसकी हत्या कर देंगे। कोर्ट के पास काफी सारे गुंडों को देखकर जीवा जान लेता है कि इसको मारने की प्लानिंग हो रही है। थोड़ी देर के बाद जब जीवा का केस कोर्ट में सुनवाई पर आता है तो जज जीवा को बेल मंजूर कर देता है। जीवा सोचने लगता है कि अगर ये बाहर जाएगा तो वो लोग जरूर इसे मार देंगे, इसलिए जज को बहुत गालियां देने की वजह से जज इसको दोबारा जेल भेज देता है। जब ये बात मुत्तु पांडे, रत्नवेल, शक्तिवेल को पता चलती है तो ये तीनों एक और प्लान बनाते हैं कि कोर्ट के पास नहीं तो हम जेल में ही उसको मार देंगे। इस तरह से अपने आदमियों को जेल भेजकर जीवा को मारने की कोशिश करवाने लगते हैं। जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। जीवा उन लोगों से बहुत लड़ने लगता है। फाइनली जेल में ही रहने वाला एक बंदा जीवा की जान को बचा लेता है। उसके बाद जब ये बात मुत्तु पांडे, रत्नवेल, शक्तिवेल को पता चलती है तो ये तीनों बहुत अपसेट होने लगते हैं कि साला जेल में भी बच गया। नेक्स्ट प्लान डालने लगते हैं कि जब जीवा को कोर्ट पर लाया जाएगा उसी रास्ते में उसका एनकाउंटर करवा देंगे। इस तरह से मुत्तु पांडे उस एसपी को ऑर्डर देने लगता है तो वो एसपी डीएसपी को बुलाकर यही बात कहने लगती है कि तुम जीवा को एनकाउंटर कर दो रास्ते में ही। लेकिन ये डीएसपी इसके लिए नहीं मानता, बहुत ही ईमानदार बंदा होता है ये। एसपी कहने लगती है अगर तुम नहीं करोगे तो कोई दूसरा पुलिस वाला कर देगा, मैं भी मजबूर हूँ, ऊपर से ऑर्डर है। सो ये डीएसपी इसके लिए ओके कह देता है। उसके बाद पुलिस वाले जीवा को कोर्ट के नाम पर जेल से बाहर लाकर किसी सुनसान एरिया पर लाते हैं। ये सारा सेटअप देखकर जीवा समझ जाता है कि पुलिस वाले इसका एनकाउंटर करने वाले हैं। जब डीएसपी अपनी गन को लोड करने ही वाला होता है उसी वक्त वो मुत्तु पांडे डीएसपी को फोन करके जीवा को ना मारने का ऑर्डर देता है। एक्चुअली थोड़ी देर पहले जीवा मुत्तु पांडे को एक वीडियो भेजा होता है। वीडियो में कहने लगता है कि तुम तीनों के पास जो बच्चे हैं वो तुम्हारे नहीं है, ये सारी बात मैं दुनिया को बता दूंगा। अब ऑफ कोर्स प्रूफ करने के लिए मेरे पास काफी सारे सबूत भी है। तुम लोग अगर मुझे मरवाओगे तो विद इन सेकेंड में ये न्यूज सारे दुनिया को पता लग जाएगी। उसके बाद पुलिस वाले जीवा को कोर्ट में प्रोड्यूस करने लगते हैं।
सुनवाई के दरमियान में जीवा जज साहिबा से पूछने लगता है कि जज साहिबा भगवान बड़ा है या तो फिर जात। जज साहिबा कहने लगती है तुमने ये सवाल क्यों किया। तो जीवा कोर्ट को समझाने के लिए अपने गांव की एक कहानी सुनाने लगता है कि काफी सालों पहले इनके गांव में एक घटना पेश आई थी। काफी सालों से हमारे गांव में एक देवी माँ की पूजा चलती आ रही है। फेस्टिवल खत्म होने के बाद गांव के लोग देवी माँ की मूर्ति को तालाब में डालकर फोड़ देते हैं, क्योंकि काफी सालों पहले हमारे ही गांव की एक लड़की को देवी माँ का रूप दिया। बहुत सालों पहले हमारी गांव की एक लड़की अपने से नीची जाती लड़के से प्यार करके गांव से भागने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग उस लड़की को उसके प्रेमी को जलाकर मार दिया। ये घटना होने के बाद हमारे गांव में काफी दिनों तक कहत साली आ गई। गांव के पुजारी ने ये कहा कि तुम लोगों ने उस लड़की को मारा, इसीलिए उसका श्राप इस गांव पर पड़ा। तो उस लड़की का श्राप जाने के लिए गांव वालों ने उस लड़की की मूर्ति बनाकर पूजने लगे, फेस्टिवल मनाने लगे। फेस्टिवल खत्म होने के बाद उस मूर्ति को तोड़ देते हैं, क्योंकि है तो देवी का रूप लेकिन कम जाति की। ये सब कुछ सुनने के बाद जज साहिबा पूछने लगती है कि तुम्हारे केस का उस घटना का क्या संबंध है। जीवा कहने लगता है संबंध है जज साहिबा, क्योंकि इसी जात पात की वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए मैंने हॉस्पिटल में उनके बच्चों को बदल दिया, लेकिन ये लोग जो नाम के बड़े हैं इतने सालों से पाल रहे अपने बेटे को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं। हमारे समाज में ये कैस्ट फीलिंग कब खत्म होगी। अब जीवा के केस के बारे में बात करें तो कोर्ट में जीवा के खिलाफ एक भी सबूत नहीं होता कि जीवा ने बच्चों को एक्सचेंज किया। सो कोर्ट जीवा को बाइज्जत बरी कर देती है। खैर जेल से रिहा होने के बाद जीवा एक होम पर जाता है, तो शॉकिंगली उस होम में इसकी वाइफ सारा होती है, थोड़ी जली हुई। बात यह है कि उस रात जब सारा के आसपास आग जल रही थी तो उसी रास्ते से वो पागल लड़की वेनेला गुजर रही थी। सारा को इस हालत में देखकर इसको उस आग से बचा लिया। अब इसी बचाने की कोशिश में ये वेनेला आग में जलकर मर जाती है। उन तीनों ने ये सोचा कि सारा मर गई। सारा किसी होम में बच्चों को पढ़ाती हुई अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। जीवा और सारा की जिंदगी को बर्बाद करने के नतीजे में मुत्तु पांडे, रत्नवेल और शक्तिवेल के बच्चों को जीवा ने एक्सचेंज कर दिया। सो ये तीनों अपने घर में दूसरी जाति के लड़कों को देखकर बहुत अफसोस करते रहते हैं कि इस कम जाति लड़के को मैंने अपने हाथों में उठाया। शक्तिवेल तो अपने आप को मार लेता है। फाइनली डायरेक्टर ये मैसेज देने लगता है कि जात पात समाज ने पैदा किया, बस लोगों की सोच में होती है ये जात पात की बातें। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।